हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं गौरव, आपका दोस्त, आपके सामने हाजिर है एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। आज हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैनक्रियाज के पूरे सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना देरी न किए हुए आज हम शुरू कर दें पैनक्रियाज बारे में। और दूसरी बात मित्रों कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। जो आपका पैनक्रियाज होता है ये आपके एक पत्ती के आकार का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पत्ती के आकार का होता है। इसके बीच में कुछ गुच्छेनुमा आकृतियां पाई जाती हैं। इस गुच्छेनुमा आकृतियां को लैंगर हैंस ने खोजा था। इस गुच्छेनुमा आकृतियां को लैंगर हैंस ने खोजा था, इसलिए इसको लैंगर हैंस की द्वीपिका के नाम से जाना जाता है। तो एक गुच्छे की आकृति किसने खोजा था? तो लैंगर हैंस ने। ये आप बात याद रखिएगा। उसके बाद ये जो आपकी पैनक्रियाज होती है एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि होती है आपकी पैनक्रियाज। उसके बाद ये आपके शरीर में यानी कि हमारे शरीर में बाएं साइड पाई जाती है, और अमाशय के नीचे यानी कि जो आपका पेट है यानी स्टमक है उसके जस्ट नीचे आपकी पाई जाती है कौन? पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ये आपकी मिश्रित ग्रंथि है। तीसरी बात, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली कौन सी है? आपका लीवर है। ठीक है। अब ये मिश्रित क्यों है इसकी बात हम लोग बारी बारी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कर लेते हैं। वैसे तो ग्रंथियां मित्रों 3 प्रकार की होती हैं। आइए हम बारी बारी सबको देखते हैं बिना न देरी किए हुए। तो पहला उसमें एक होता है आपका वाह्य ग्रंथि। वाह्य स्रावित ग्रंथि। दूसरा अंतःस्रावित ग्रंथि। और आपके तीसरे नंबर का होता है मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथि जो है कि मानव शरीर में पाई जाती है। अब इनको वाह्य क्यों कहते हैं, अंतः क्यों कहते हैं, मिश्र क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं बारी बारी। तो ये 3 प्रकार की पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाह्य स्रावित ग्रंथि का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके शरीर के बाहर पाई जाती है, ये आपके शरीर के अंदर ही होता है। अब क्या क्या होते हैं चीजें थोड़ा समझते हैं। तो वाह्य स्रावित ग्रंथियां क्या स्रावित कर लेती हैं? तो ये आपके स्रावित करती हैं एंजाइम। क्या करती हैं? एंजाइम में स्रावित कर लेती हैं। अब एंजाइम का काम क्या होता है? तो जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो आपके शरीर में भोजन को पचाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब भोजन को पाचन कर लेते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है यानी कि वाह्य स्रावित ग्रंथि किसे कहेंगे? जो एंजाइम को स्रावित कर ले, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि एंजाइम को ट्रेवल करने के लिए, परिवहन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक डक्ट चाहिए होता है। डक्ट का मतलब क्या होता है? कि नली। इनके लिए एक अलग से नली होती है। और तीसरी बात क्या होती है कि ये क्या कर लेते हैं? ब्लड में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो वाह्य स्रावित में आपने क्या क्या देखा? ये भोजन को पचाने में काम आती है, और ये एंजाइम का स्रावित कर लेती हैं, और ये डक्ट यानी नली इनको चाहिए यानी पूरे शरीर में घूमने के लिए यानी कि परिवहन करने के लिए, और ये ब्लड में इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसा कि देखा जाए तो आपका जो टैलिन होता है, टैलिन भी आपका स्रावित होता है। आपके मुख में जो कि स्टार्च का पाचन कर लेता है वो आपके ब्लड में, आप देखेंगे ब्लड के साथ उनमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद चला जाए तो आप देखिए आपका पसीना हो गया। उसके बाद क्या होता है? आपके आंख जो अश्रु होता है, अश्रु भी आपके जो होते हैं ब्लड के साथ इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जितने भी यानी कि जो अलग अलग से जिनके लिए रास्ते बनाए गए हैं सब वाह्य स्रावित होते हैं, और उनको एंजाइम्स कहा जाता है। तो आपने देख लिया 3। अब अंतःस्रावित ग्रंथियों के अंतर्गत क्या कहेंगे? ये आपके हार्मोन को स्रावित कर लेते हैं। ये आपके हार्मोन स्रावित कर लेते हैं। और दूसरी बात, ये आपके ब्लड में इंक्लूड होकर चल लेते हैं, यानी कि ब्लड के साथ ही बहते हैं। और तीसरी बात क्या होता है? इनके लिए किसी प्रकार की डक्ट की जरूरत नहीं होती, यानी ये डक्ट का मतलब वही बात फिर, ये नली इनको नहीं चाहिए होता है, या ब्लड में मिक्स होकर पूरे शरीर में ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक है। तो आप समझिएगा जो वाह्य स्रावित ग्रंथि किसे कहेंगे? जो एंजाइम का स्रावित करती हो। अंतःस्रावित ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित कर लेती हैं।
और मिश्रित ग्रंथि किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि हम कहेंगे जिनको जो एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों को स्रावित कर लेती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि है। तो ये हमारी दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया वाह्य ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावित क्या होती है और आपका मिश्र ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, अब इसको मिटाकर चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। तो ये जो आपका हो गया, और हम लोग चलते हैं पैंक्रियाज। तो मित्रों जो पैंक्रियाज होते हैं उसमें हमने बताया था कि आपके एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं, इसलिए मिश्रित ग्रंथि भी है, दोनों स्रावित होते हैं। तो एंजाइम तीन ठो स्रावित होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि L8T यानी कि लेट इसे कहा जाता है। तो L से होता है लाइपेज, ए से हो गया ए माइलेज, टी से हो गया ट्रिप्सिन। ये तीन ठो आपके एंजाइम जो है कि आपको स्रावित करता है पैंक्रियाज। तो इसका काम क्या होता है, ये करता है वसा का पाचन। वसा का पाचन कौन कर लेता है, तो लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज। उसके बाद ये किसका करता है, तो स्टार्च का पाचन। स्टार्च यानी जितने भी आप चोकर युक्त चीजें खाते हो आप, सब में स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च का पाचन करने वाला कौन करता है, तो आपका एमाइलेज। उसके बाद जितने भी आप प्रोटीन युक्त चीज खाते हो, प्रोटीन का पाचन कौन कर लेता है, तो आपका ट्रिप्सिन कर लेता है। तो ये आपके तीन को आपके एंजाइम जो स्रावित कर लेता है कौन, पैंक्रियाज। कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये तीनों का होता है, जिसमें आपका लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च का पाचन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर लेता है। तो ये तो आपका हो गया एंजाइम। सब देख लेते हैं तीन तो हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो हार्मोन आपके सेल से होते हैं, सेल स्रावित होते हैं। तो जिसमें आपका एक अल्फा सेल होता है, एक आपका बीटा सेल और आपका तीसरा होता है आपका गामा सेल। तो इनसे आपका क्या होता है, स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन स्रावित होते हैं। जो आपका अल्फा सेल होता है, इससे आपका स्रावित होता है ग्लूकेगान। अब ग्लूकेगान का क्या होता है, तो ग्लूकेगान क्या कर लेता है, आपके शरीर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बढ़ा देता है। आप कैसे बढ़ाता है, इसको देखते हैं। तो जो आपका ग्लूकोज होता है यानी आपके शरीर में संचित, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में जो आपका यकृत यानी आपका जो लीवर है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जब संचित किए रहता है, जो आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में पहले से ही संचित रहता है, इसको फिर से ग्लूकेगान ग्लूकोज में तोड़ देता है और आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। यानी कि जब आपकी ऊर्जा की जरूरत होती है तब ये काम होता रहता है, आपको एनर्जी मिलती रहती है। उसके बाद आपका दूसरा होता है बीटा सेल से आपका स्रावित होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, तो इंसुलिन आपके शरीर में ग्लूकोज को मेंटेन कर लेता है, ग्लूकोज को यानी कि मेंटेन करने वाला काम कौन करता है, तो आपका इंसुलिन। अब देखिए बीटा सेल से आपका स्रावित होता है इंसुलिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से आपका रोग होता है शुगर। शुगर होता है जिसको चिनिया बीमारी भी कहा जाता है, चिनिया बीमारी और डायबिटीज भी कहा जाता है। तो ये तीनों यानी कि एक ही बीमारी के तीनों नाम है, शुगर, चिनिया बीमारी और आपके डायबिटीज। अब जैसे ही आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो आपको शुगर हो जाता है। एक एज में यानी कि जैसे आप 40 प्लस हो जाएंगे या ओवरवेट हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो बीटा सेल है वो काम करना बंद कर देता है। जब बीटा सेल काम करना बंद कर दिया तो आपके शरीर में इंसुलिन स्रावित नहीं होगा। जब इंसुलिन स्रावित नहीं होगा तो आपके शरीर में ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला काम खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको चिनिया बीमारी यानी शुगर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। इसकी पहचान क्या है, जैसे जिस व्यक्ति के हो जाता है तो उसके टॉयलेट में चींटी वगैरह जो लग जाते हैं। तो इसके लिए अब क्या करना होता है, आप क्या करेंगे, जिंक युक्त चीज खाना पड़ता है आपको। जिंक क्या होता है,
जिंक में इंसुलिन को वृद्धि करने का एक कारक होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन अब स्रावित होगा तो फिर चीजें आपको मेंटेन हो जाएगी। तो जिंक युक्त चीजें खानी पड़ेगी, जैसे आप जामुन खा लीजिए, प्लस आप कड़ी का पत्ता भी खा सकते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या होता है, जिंक की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, तो आपका जो आपका गामा सेल होता है, इससे आपका स्रावित होता है सोमेटोस्टेटिन। ये आपका स्रावित होता है किससे, गामा सेल से। अब इसका काम क्या है, इसका काम होता है ऊर्जा को बनाना, इसका काम है ऊर्जा देना, यानी ऊर्जा को बनाना, प्लस स्वांगीकरण यानी भोजन का स्वांगीकरण करना। यानी कह सकते हैं कि यह इसका बहुत ज्यादा रोल होता है जब कोई व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, यानी कि उसको भूख भी लगती है, वो भोजन भी खाता है, लेकिन उसको लगता नहीं है। ठीक है, यानी खाएगा बहुत दबा के, लेकिन उसको मोटा नहीं होता, यानी कि वो दुबला पतला रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो खा रहा है, उसको भूख भी लग रही है, लेकिन उसका जो सोमेटोस्टेटिन है वो सक्रिय नहीं हो पा रहा है। इस वजह से व्यक्ति कैसा रहता है, दुबला पतला रहता है। तो अब जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उस कंडीशन में वो डॉक्टर समझ जाता है इसकी समस्या क्या है, तुरंत वो आपके मेडिसिन वगैरह दे देता है, तो ये आपका सक्रिय होने लगता है, फिर से व्यक्ति हेल्दी हो जाता है। तो मेडिसिन से सक्रिय जो होता है आपका सोमेटोस्टेटिन, वो बहुत देर तक संचित नहीं रहता, जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ देंगे फिर से अपनी अवस्था में आ जाता है। तो ये तो आपका रहा पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और एक और नए टॉपिक के साथ। हाँ, दूसरी बात, अगर आप नए हैं तो फिर से लाइक करिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।